नमस्कार मित्रों। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की जो संस्कृत की बुक है उस पर आधारित और उससे भी अतिरिक्त इस समास प्रकरण में हम समासों का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण सहित सूत्रों के सहित मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊँ एवं वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए जो संपूर्ण उदाहरण हैं उनको मैं नहीं बोल पाऊँगा। अतः आप देख करके स्वयं से अध्ययन करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समास कहते किसे हैं। तो सामान्य सर्वप्रथम सबसे ऊपर लिखा हुआ है सम सनम समासः। समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षेपीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति और उन्हें हटा करके विभक्तियों को हटा करके उन्हें एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कह सकते हैं। इस प्रकार जो मिला हुआ जो पद है उसे हम समस्त पद अथवा सामासिक पद कहते हैं। अर्थात सामान्य अर्थ में अगर हम समास पूछें किसे कहते हैं तो संक्षेपीकरण अर्थात किसी चीज को दो या दो से अधिक शब्दों को पदों को जोड़कर और उनके बीच की विभक्तियों को हटा करके अर्थात शब्दों में कमी भी आ जाती है और उसका पूर्ण अर्थ भी निकलता है। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में समास कुछ इस प्रकार से निरूपित किया गया है। प्रथम है अव्ययी भाव समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय बहुव्रीहि समास और चतुर्थ द्वंद्व समास। जिसमें से बहुव्रीहि और तत्पुरुष जो समास है उसका भेद है कर्मधारय और कर्मधारय जो समास है उसका भेद है द्विगु। तो आगे अब हम देखेंगे। तो अब सामान्य में जल्दी आपको बता देता हूँ, इसके बाद आगे आपको विवरण में उसका थोड़ा सा दूंगा, तो आप देख लीजिए। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है, अर्थात जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वितीय है तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात जिन समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण आगे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, अर्थात इसमें दोनों पदों को छोड़ करके कोई अन्य पद की प्रधानता दिखाई दे, वहाँ पर हम बहुव्रीहि समास देखते हैं। चौथी है आपकी द्वंद्व समास। तो उभय पद प्रधान द्वंद्वः, अर्थात जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण आपके समक्ष आगे लिखा हुआ है राम कृष्ण। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्मधारय। कर्मधारय समास में उपमानोपमेय कर्मधारय, इसमें उपमान और उपमेय की समानता की जाती है। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में हम संख्या पूर्व द्विगु, जिसमें संख्यावाची शब्दों उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद सामान्य एक नई समास भी होता है जो निषेधार्थ बोधक नहीं, जो निषेध अर्थ का बोधक है, अर्थात जो न करने न अर्थात जहाँ पर न हो वहाँ पर निषेधार्थक है। जैसे असमर्थ है, न समर्थ है इति असमर्थ। नेक्स्ट है मध्यम पदलोपी समास। मध्य पदस्य लोपः, यहाँ पर बीच के पद का लोप हो जाता है। आगे मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, जिसका पूर्व पद की प्रधानता उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समासे पदद्वयं भवति, प्रथमं पदम अव्ययं तथा उत्तर पदम सुबंतम भवति।
समासे सति पदद्वयमपि अव्ययम भवति। अर्थात तो प्रथम पद अव्यय तथा उत्तर पद जो उसका दूसरा पद है वह सुबंत होता है, और समास होने के बाद पदद्वयमपि अव्ययम भवति, अर्थात समास जब हो जाता है तो दोनों पद अव्यय हो जाते हैं। आगे हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, मैं पूरे उदाहरण नहीं बोल पाऊँगा। तो जितने भी अव्यय होते हैं उसमें आप अव्ययी भाव समास कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसी में होती है। अब देखिए उदाहरण आप अधि, उप, सु, दुर, निर, अति, अति। तो इसमें किस अर्थ में ये उदाहरण है? अधि जो विभक्ति अर्थ में है, सामान्य इसका उदाहरण हो गया हरौ इति अधिहरि। गंगायां समीपम, गंगायाः समीपम उपगंगम, मद्राणां समृद्धि सुमद्रम, यवनानां समृद्धि दुर्यमनम, इत्यादि इत्यादि। आप नीचे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जितने भी आपके अव्यय पद हैं उनका उदाहरण इसमें दिया हुआ है। प्रति, यथा, अनु, वीप्सायाम, प्रति वीप्सायाम अर्थे। तो गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, अनतिक्रम्य यथा अनतिवृत्तौ, ज्ञानम अतिक्रम्य यथा ज्ञानम। इस प्रकार से ये संपूर्ण उदाहरण आपके सामने है, तो इन्हें आप नोट करना हो नोट कर सकते हैं। यही एक उदाहरण है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट समास आपकी आती है, इसके बाद आती तत्पुरुष है, लेकिन मैं आपको आगे शायद देखेंगे तत्पुरुष को, अभी कर्मधारय ही देख लेते हैं। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारयः, कर्मधारयस्य भेदः दिगु। अब कर्मधारय समास कहते किसे? कर्मधारय समासे पदद्वयम भवति, परम उभयोः पदयोः लिंगम वचनम विभक्तिश्च समाना भवति। कर्म तत्पुरुष समास में दोनों पदों में लिंग, वचन और विभक्ति समान होती है। अत्र विशेष्य विशेषणयोर मध्ये उपमान उपमयोर मध्ये च समासः भवति। इसमें विशेष और विशेषण के मध्य में और उपमान और उपमेय के मध्य में समास होती है। कर्मधारय अपि सप्तविधः है, तत्पुरुष भी सात प्रकार की होती है। उसी प्रकार से इसको भी हम विभक्ति के अनुसार 7 प्रकार से कर सकते हैं, इसीलिए इसमें लिखा है कर्मधारय अपि सप्तविधः भवति। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखेंगे। विशेषण पूर्व पद का उदाहरण है विग्रह, जिसमें विशेषण पूर्व पद में विशेषण हो। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, पीतम अंबरम, पीतांबरम। विशेष पूर्व पद जिसमें विशेष से पूर्व पद हो। वैयाकरणानाम खसूचि, वैयाकरण खसूचि। आगे विशेषणयो भय पदम, जिसमें दोनों में विशेषण उभय पद में हो, वहाँ पर का उदाहरण हो गया पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, स्नाता अनुलिप्तः। उपमान पूर्व पदम का उदाहरण आपका घन इव श्यामः, कर्पूर इव गौरः। उपमानोत्तर पद का उदाहरण आपका पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुष व्याघ्रः, कर इव किसलयः कर किसलयः। संभावना पूर्व पदम का गुण इव वृद्धि गुण वृद्धि। आगे तत्पुरुष समास हम देखेंगे। यस्मिन् समासे उत्तर पदम प्रधानम भवति सः तत्पुरुषः, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पर हम उसे तत्पुरुष समास कह सकते हैं। अत्रापि पदद्वयम भवति, प्रथमं पदम विविधासु विभक्तिषु भवति, यथा अपरम पदम द्वितीयातः सप्तमी पर्यन्तं भवति, अर्थात अत्र द्वितीयान्तम् आरभ्य सप्तम्यन्त यावत् पूर्वपदैः सह सुबन्तः समस्यते। यहाँ पर प्रथम पद विविधास विभक्ति से प्रथम पद जो होता है सभी विभक्तियों का हो सकता है, और अपर पद जो है वो भी द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यंत तक हो सकते हैं, अर्थात द्वितीया से आरंभ करके सप्तमी पर्यंत पूर्व पद के सह सुबंत का समास होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, जल्दी थोड़ा देखेंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। द्वितीया तत्पुरुष है, द्वितीय विभक्ति का उदाहरण देखेंगे हम। द्वितीय तत्पुरुष जिसे हम कह सकते हैं, तो श्रुतः अतितः पतितः गतः अत्यस्तः प्राप्तः आपन्नः इत्यादि भी सह द्वितीयांतम पूर्व पदम समस्यते। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हैं विग्रह वाक्य आपका, जैसे कष्टम श्रुतः कष्ट श्रुतः, ग्रामम गतः ग्राम गतः,
कालम अतीतः, कालातीतः, ये सब द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष की भी यही स्थिति है, प्रथम पद किसी अन्य विभक्ति का और दूसरा पद किसी अन्य विभक्ति का, यह तृतीय विभक्ति का। प्रथम पद तृतीय विभक्ति का, दूसरा पद और किसी विभक्ति का हो सकता है। तृतीयांत अर्थ कृत गुणवचनेन अर्थ शब्देन हीन छिन्न भिन्न रहित शून्य युक्त रचित कृत दग्ध हत विद्ध दृष्ट आवृत प्रणीत आच्छन्न सदृश सम पूर्व कलह मिश्रित सहितादिभिश्च तृतीयांत पूर्व पदम समझते। इन सब अर्थों में तृतीयांत पूर्व पद के साथ समास होता है। अर्थात अत्रापि पदद्वयम् भवति, यहाँ पर भी दो पद होते हैं। पूर्व पद तृतीयांत होता है और उत्तर पदम प्रधानम भवति। देखिए यहाँ पर संकुलया खंडः, संकुला खंडः, संकुलया तृतीया विभक्ति का है। संकुलया खंडः, धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, धनेन हीनः, धनहीनः, नखै भिन्नः, नख भिन्नः, ये सब तृतीया तत्पुरुष के आपके उदाहरण हैं। ये भी सभी तृतीया तत्पुरुष के आपके उदाहरण हैं। शरेण विद्धा, सर विद्धा, या आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, ये सभी उदाहरण आपके सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी के हैं। ये अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद आती है चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष में बलि हित सुख रक्षितादि सुबंत पदैः सह चतुर्थ्यंत पदस्य समासः। चतुर्थी तत्पुरुष समास है बहुत। यहाँ पर प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का और दूसरा पद अन्य विभक्ति का हो करके दोनों पदों के बीच में जो समास होगा उसे हम चतुर्थी तत्पुरुष कह सकते हैं। ये उदाहरण आप देख सकते हैं आपके सामने। यूपाय दारुः, यूप दारुः, राष्ट्राय हितम, राष्ट्रहितम, पित्रे सुखम, पितृ सुखम। इसके बाद पंचमी तत्पुरुष, पंचमी भयेन अर्थात भयादि सुबंत पदैः सह पंचम्यंत पदस्य समसनम पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी भयेन सूत्र है, अर्थात भयादि सुबंत पदों के साथ पंचम्यंत पद से समसनम भवति, पंचम्यंत पद का समास होता है। तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जैसे चोराद भयम, चौर भयम, वृक्षात् पतत्यः, पत्यः, वृक्ष पतितः, गृहात् निर्गतः, गृह निर्गतः, ये सभी पंचमी तत्पुरुष के आपके उदाहरण। इसके बाद षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में क्या है? स्वस्वामी भावादिवाचकेन षष्ट्यंत पदेन सह सुबंत पदम समस्यते, अर्थात अत्र समर्थः पदविधः इति नियमेन सुबंतेन सह षष्ट्यंत पदस्य समासः भवति। यहाँ पर समर्थः पदविधि सूत्र के नियम के अनुसार सुबंत पद के साथ षष्ट्यंत पद का समास होता है। तो राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः, देवस्य रक्षा, देव रक्षा, गवाम शाला, गोशाला इत्यादि ये सब षष्ठी तत्पुरुष के आपके उदाहरण। इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में वही स्थिति है। सप्तमी सौंदर्य अर्थात सौंदर्य धूर्त कितव प्रवीण सवीत संवीत पटु पंडित कुशल निपुण सिद्ध शुष्क पक्वादिभिः सुबन्तैः सह सप्तम्यंत पदम समस्यते। तो यत्र तत्र सप्तमी तत्पुरुष है। यत्र यत्र ये अर्थात ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है, वहाँ पर हम तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जैसे दाने सौंडः, दान सौंडः, द्यूते कितवः, द्यूत कितवः, स्थाल्यां पक्वः, स्थाली पक्वः, आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, ये हमारे सभी सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट समास हम देखेंगे नई समास। ये नई समास तत्पुरुष का ही भेद है। जब निषेधार्थ बोध के लिए न, अन, आ पद का प्रयोग होता है तो वहाँ नई समास होता है। इसमें पूर्ववर्ण यदि व्यंजन होता है तो आ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है, कदाचित न का भी प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण इसके। न शांति अशांति, न सक्तम असक्तम, न अंतः अनंतः, न ईश्वरः अनीश्वरः, न एकधा अनेकधा, ये सभी उदाहरण आपके नई समास के हैं। आगे हम देखेंगे मध्यम पद लोपी समास है। ये भी तत्पुरुष का ही भेद है। जिन समास में मध्यम पद का लोप हो जाता है, अर्थात जो बीच का पद है उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे
देव पूजकः ब्राह्मणः, देव ब्राह्मण है। यहाँ पर जो पूजक शब्द है इसका मध्य का जो पूजक शब्द है इसका लोप कर दिया गया। शाक प्रिय पार्थिव है, शाक पार्थिव है, अर्थात यहाँ पे बीच में जो प्रिय शब्द है इसका लोप करके शाक पार्थिव है बनाया गया। तो ये मध्यम पदलोसी लोपी समास हो गया। इसके बाद एक समास का भेद ही है, कर्मधारय का भेद है, प्रादि तत्व समास है। जहाँ पर प्रादि उपसर्गों का समास होता है उसे हम प्रादि समास कहते हैं। जैसे प्रकृष्टः आचार्य है, प्राचार्य है, अतिक्रांतः रथम, अतिरथः। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समास आपकी है द्विगु समास। बहुत ही आसान समास है, सबसे आसान समास मुझे तो यही लगती है। यह कर्मधारय का ही भेद है। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसका सामान्य बोलने के लिए लोग कहते हैं संख्या पूर्वो द्विगु। जहाँ पर संख्यावाची शब्द हों, पद हों, वहाँ पर हम उसे द्विगु समास आसानी से हम पहचान लेते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, त्रयाणाम, त्रयाणाम ये संख्यावाची मिल गया आपको। त्रयाणाम पत्राणाम समाहारः त्रिपात्रम, अष्टानाम पदानाम समाहारः अष्टपदम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, पंचानाम पत्राणाम समाहारः पंचपात्रम इत्यादि। ये सब सबसे आसान समास है। इसके बाद एक समास का ही भेद है, अकारांतोत्तर पदो द्विगु, यथा सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती। ये बहुत डीपली है पर आप इसको याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। संज्ञार्थे तो यथावत प्रयुज्यते इति सिद्धांत है। यह सिद्धांत है, संज्ञार्थे जो शब्द हैं उनको यथावत प्रयोग करना चाहिए। जैसे सप्तशयः, ये भी एक केवल आपकी जानकारी के लिए सामान्य बताया गया है। नेक्स्ट आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है, अन्य पद प्रधान है बहुब्रीहि। सामान्य इसको कह सकते हैं जब दोनों पदों को छोड़ करके किसी अन्य पद की प्रधानता जहाँ पर आपको दिखाई दे उसे हम बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं क्या, चत्वारः भुजः यस्य सः चतुर्भुजः। अब चार हैं भुजा जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, चार भुजा भगवान विष्णु के होते हैं। त्रीणि नयनानि यस्य सः, त्रिनयना। आपको यहाँ ध्यान देना है, ऐसा नहीं सोच लेना कि ये द्विगु समास है। ठीक है। जहाँ पर यस्य, यह इत्यादि का प्रयोग हो वहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा, इस सर्वनाम के प्रयोग होने पर वहाँ पर बहुब्रीहि समास ही होता है। ये सभी आपके शास्त्रीय उदाहरण हैं। इसके बाद बहुब्रीहि विशेषः, कभी कभी क्या होता है बहुब्रीहि समास में प्रथमांत के साथ षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत पद का भी समास हो जाता है। जैसे चंद्रः मौलौ यस्य सः चंद्रमौली, चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि। ये सभी बहुब्रीहि विशेष के उदाहरण हैं। अधिकतर ये आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चंद्रस्य कांति इव चंद्रकांति, मृगस्य नयने इव नयने यस्या सा मृगनयनी। मृग के समान जिसके नयन हैं वह मृगनयनी। बहुब्रीहि समास में यत मैंने कहा ना, य, यम, यस्मै, यस्य, येन, यस्य, यस्याः, माने यत सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी विभक्तियों में प्रायः होता है। जैसे देख लीजिए, प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः, महान्तौ बाहु यस्य सह महाबाहु, दश वदनानि यस्य सह दश वदनः। ठीक है। नेक्स्ट समास हम देखेंगे, प्रायः तृतीयांत पदों के सह के योग में ही बहुब्रीहि समास होता है। जब तृतीयांत पद के साथ और सह का योग हो वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होता है। देख लीजिए, राज्ञा सह वर्तमानः स राजः, भार्यया सह वर्तमानः स भार्यः, पुत्रेण सह वर्तमानः स पुत्रः। आगे का नियम देखेंगे, बहुब्रीहि समास प्रायः उपसर्ग में भी होता है। उपसर्ग में ही बहुब्रीहि समास हम देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, बहवः दंडिनः यस्मिन् बहुदंडिकः, सुंदरी बधू यस्य सः शूद्रबधुकः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। ये आपके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतिम समास, द्वंद्व समास। यहाँ पर सामान्य है, समुच्चयार्थक च, अव्यय से युक्त पदों में द्वंद्व समास होता है। ये चार प्रकार का होता है। समुच्चयार्थक, जहाँ पर समुच्चयों का बोध होता है, मतलब ग्रुप का, मतलब दो चार लोगों का एक साथ
समुच्चयार्थक बोध होता है। जैसे समुच्चय, अब ये द्वंद्व समास 4 प्रकार का होता है, वैसे ये बहुत ही डीपली है, पर सामान्य आप इसको देख सकते हैं। समुच्चयार्थक का उदाहरण आपके है ईश्वरम गुरुंच मंत्रस्व। अन्वयाचार्थक का उदाहरण है भिक्षामट गामानय। इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है धौ खदिरौ छिंदी। और समाहार द्वंद्व का उदाहरण है रामश्च लक्ष्मणस्त राम लक्ष्मणौ। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि क्रम से आपको लगाना, इसके विशेष सूत्र हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ पर उचित अभी नहीं है। आगे है द्वंद्व समास के कुछ विशेष उदाहरण, जैसे ग्रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इति राम लक्ष्मण भरताः। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ। आहारश्च निद्राश्च भयंच आहार निद्रा भयम। इनको आपको क्रम से ही रखना है, जैसे राम लक्ष्मण और भरत, उनको आपको क्रम से ही रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनमें प्रायः इकारांत शब्द तथा उकारांत शब्द पहले लगते हैं। कुछ में हरिश्च हरश्च, ये नियम है विशेष। हरि हरौ, हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरि हरि गुरु हराह, ये इनके द्वंद्व के आपके उदाहरण हैं। इस प्रकार से यह जो प्रकरण आपका है समास प्रकरण, यह खत्म होता है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप देखें, आपको समझ में नहीं आता मुझे इसके बारे में आप बताएं, तो मैं इसमें कुछ आपको, यदि आपको कुछ डाउट लगता है मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करने का आपको प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।